नमस्कार मित्रों। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद अब दो और विधानसभाओं के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा और विधानसभा सीट वाला राज्य है। हालांकि हम देश को तो राष्ट्र बोलते हैं, लेकिन कमाल का वो प्रदेश है जिसे हम महाराष्ट्र बोलते हैं। तो महाराष्ट्र की महाराजनीति भी ऐसी है कि वहाँ राजनीति के ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बुढ़ापे में भी चाणक्य से भी 2 कदम आगे को अपना समझते हैं, और उन्होंने वाकई में बहुत कुछ उठापटक की है, और वो है शरद पवार। तो राजनीति महाराष्ट्र की अजीबोगरीब है। पिछली लोकसभा जो चुनाव हुए उसमें एनडीए को वहाँ उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं मिला। वहाँ पर जो एनडीए है वो धराशायी हो गई, और उसी की वजह से 240 सीटें रह गईं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो सबसे बड़े राज्य हैं लोकसभा में, एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा था। अभी यूपी में भी 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसका हम अलग से विश्लेषण करेंगे। लेकिन हम अपना विश्लेषण आज महाराष्ट्र और झारखंड में, विशेषकर महाराष्ट्र को लेके करेंगे, क्योंकि बहुत उलझा हुआ और बहुत दिग्गजों का उसमें दिमाग लगा हुआ है। साथ में कांग्रेस भी करारी हार के बाद महाराष्ट्र जो हरियाणा में हुई है उसको कुछ घावों को मलहम लगाने का काम करने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी है उन्होंने। सारे तिकड़मबाजी और सब कुछ वो दांव पे अब लगा दिया। अगर महाराष्ट्र और झारखंड भी कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, ये उसे भी पता है। अब इस बीच में कई कांड ऐसे हुए हैं। आज हम केवल महाराष्ट्र को फोकस करेंगे और न्यूज़ चैनलों से हटकर बताएंगे, क्योंकि न्यूज़ चैनलों की बात का क्या कहा जाए। अभी उन्होंने जो हरियाणा में सभी ने एक मत से, जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ, पत्रकार, न्यूज़ चैनल, मीडिया हाउस, सभी फेल हो गए, और हमने दावा किया था ये सभी फेल हो जाएंगे। इवन एग्जिट पोल भी सभी एक सुर में बोल रहे थे, और हमने तब कहा था ये सभी फेल हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, और हमारा विश्लेषण एकदम 24 कैरेट खरा निकला। इससे पहले भी हमने जितने भी राजनीति पे विश्लेषण किए, भले अभी हाल ही में अमेरिका में हुए चुनाव पे हमने कहा था ट्रंप निश्चित तौर से जीतेगा, और उसके पीछे वजह बताई थी। ऐसा नहीं कि ज्योतिष के आधार पे बोल दिया हो। और उसमें हमने बोला था कि ट्रंप के पास एलन मस्क है, जो तमाम उनके लिए रक्षा कवच तो बना हुआ ही था, उसने अपनी बिल्कुल तिजोरी के पूरे खोल दिए थे मुंह, और उसकी वजह से और उनका एक्स हैंडल ने काम किया, और ट्रंप उम्मीद से लोगों की ज़्यादा बेहतर जीता। हालांकि हमने तो बोला था ट्रंप जीतेगा। अब आज हम महाराष्ट्र के बारे में बता रहे हैं, झारखंड के बारे में भी विश्लेषण अलग से करेंगे, लेकिन बता दें कि दोनों जगह एनडीए की, भाजपा की सरकार निश्चित तौर से बनेगी, क्योंकि लोकसभा में जो खटाखट 1 लाख रुपए का वायदा किया था, संविधान बदलने की बात कही थी और आरक्षण की बात की थी कि खत्म हो जाएगा, तो वो 3 बड़े मुद्दे पर इन्होंने भाजपा को, एनडीए को घेरा था, और इनकी कलई उतर गई। जनता को पता लग गया कि ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटो वाले थे। अभी इन्होंने महाराष्ट्र में वो लाल डायरी, जिसको उन्हें बहुत पहले कह दिया था ये तो राजस्थान वाली डायरी है, घोटाले वाली, जिसमें इनके काले कारनामे हैं लाल डायरी में, तो पता लगा काले कारनामे तो नहीं। महाराष्ट्र में जो इन्होंने संविधान के नाम पर अपनी लाल ये पुस्तिका बंटवाई, उसमें पूरे पेज ब्लैंक थे, केवल प्रियम्बल उसमें छपा था, वो भी बाबा साहब वाला नहीं, इंदिरा गांधी वाला, जो 42वें संशोधन के द्वारा बिना कोई विपक्ष को जेल में ठूस के, बिना कोई विपक्ष के जबरदस्ती संविधान की आत्मा को बदल डाला। वो प्रियम्बल बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का नहीं, केवल वो प्रियम्बल छपा था। बाकी उसमें लाल डायरी में सब कुछ ब्लैंक था, जैसे कि कांग्रेस के नारे होते हैं।
सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा एक फैक्टर मनोज जरांगे पाटिल, जो मराठा आरक्षण के पुरोधा बने हुए हैं, कुछ उसी तरह से जैसे कि गुजरात में पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल ने आरक्षण के नाम पे बहुत बड़ा समर्थन हासिल किया था, और जब वो चुनाव लड़े तो हार गए थे। मनोज जरांगे ये बात समझ गए, चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा चुनाव लड़ना अलग बात है, आंदोलन में भीड़ जुटाना अलग बात है, तो फिर उन्होंने अपना चुनाव लड़ने का इरादा स्थगित कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे। हार्दिक पटेल की तरह मनोज जरांगे ने भी बहुत भारी भीड़ जुटाई थी, दो बार वो आमरण अनशन कर चुके, इसलिए महाराष्ट्र में दूसरा अन्ना हजारे उन्हें कहा जाने लगा। मनोज जरांगे होटल में एक सामान्य कर्मचारी थे, 12वीं तक की पढ़ाई केवल की, लेकिन मराठा आरक्षण आंदोलन के नाम पर वो बहुत नामचीन एक कद्दावर नेता बन गए। तो खैर वो फैक्टर अब उतना प्रभावी बिल्कुल नहीं, उन्होंने खुद मान लिया और उन्होंने किसी का समर्थन भी नहीं किया है। अब रही बात कि महाराष्ट्र में भाजपा यानी महायुति जो एनडीए वहाँ उसका नाम महायुति है, उनके विरोध में MVA महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस 103 सीटों पर लड़ रही है और 89 सीट पर शिवसेना उद्धव UBT लड़ रही है, 87 सीटों पर NCP शरद पवार गुट लड़ रहा है और बाकी 9 सीटें उन्होंने अन्य को दे रखी हैं। वहाँ पर भी इनकी हालत बहुत ही डावाडोल हो गई है, इनका सब करा धरा। एक तो वो खटाखट 1 लाख रुपए वाला वायदा अब जनता को मालूम हो गया, आरक्षण का मामला मालूम हो गया है कि आरक्षण की वकालत करने वाले कैसे 370 को फिर से बहाल करने की बात करते हैं, जिसमें आरक्षण जैसी कोई बात ही नहीं है। तो घोर आरक्षण विरोधी कांग्रेस है जो NC का सपोर्ट जम्मू कश्मीर में कर रही है। अब वो आरक्षण की किस मुंह से बात करेगी? तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, खटाखट वायदे कर रहे हैं, ये तरह तरह के भाई बस में फ्री यात्रा महिलाओं की इतने रुपए महीना। लेकिन शिंदे गुट ने जो वहाँ पर लाडली बहना योजना चलाई है वो काफ़ी लोकप्रिय हो गई है शिवराज चौहान की तरह, और उसमें काफ़ी चर्चा है, महिलाओं में बहुत आकर्षण है उनका। जहाँ तक कांग्रेस के वादों का पिटारा तो बहुत उन्होंने खोल दिया है, लेकिन उन वादों के पिटारे के साथ में जो NCP का नाम निकला वायदे का, जिसमें कि उन्होंने ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड जिसने 17 मांगे रखी थी और प्रदेश अध्यक्ष NCP के जयंत पाटिल ने पत्र लिखकर सहमति व्यक्त की कि आपकी सारी मांगे हम मान लेंगे, लेकिन वो पत्र लीक हो गया और उसमें क्या था, RSS बैन, जो प्रमुख बात थी कि RSS पे बैन लगाओ। साथ में जो मुस्लिम दंगे फसाद में आतंक टाइप की गतिविधियों में बंद है जेल में उन्हें छोड़ा जाए, 15,000 मौलवियों को तनख्वाह दी जाए, 1,000 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को दिया जाए। ये सभी मांगे तो हैं ही, साथ में 10% मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए। और प्रदेश अध्यक्ष NCP के जयंत पाटिल ने इन सभी मांगों को मानने का पत्र जारी कर दिया। वो पत्र लीक हो गया और उसे वो फेक बता रहे हैं। तो कुल मिला के इनके सारे दांव पेच सामने आ गए हैं, अब कुछ भी चलने वाली नहीं, बहुत करारी पराजय MVA की होने वाली है। महायुति बहुत भारी पड़ेगी। हालांकि महायुति में फडणवीस ने वही पहले जैसा एक जो है पिटा हुआ दांव खेला अजीत पवार को साथ में लेके, उससे इनको बहुत फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन चलिए, कुल मिला के भाजपा सबसे अधिक सीटों पर 148 + 2 पर, यानी कुल मिला के 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी 80 सीटों पर शिवसेना जो असली यानी शिंदे गुट लड़ रही है, 53 पर अजीत पवार की NCP और 5 सीटें अन्य लोगों के लिए इन्होंने रखी हैं। केवल भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इतनी सीटों पर लड़ रही है कि वो जीतकर अपनी दम पे सरकार बना सकती है। बाकी तो किसी को अब चुनाव घोषणा पत्र क्या कांग्रेस अलग से जारी कर रही है, अलग से तो वो बना नहीं सकती है। तो
मिला के इनके वादों में कोई दम नहीं है। और इस चुनाव में कुछ बहुत मज़ेदार और रोचक जो बातें हैं वो भी बताएंगे, लेकिन आपको कारण बता रहे हैं कि महायुति यानी एनडीए की सरकार क्यों बनेगी। इसलिए कि जो एक बहुत बड़ा इन्होंने किसान आंदोलन की तरह मराठा आरक्षण का आंदोलन चलाया था। मनोज जरांगे जो कि कांग्रेस के नेता थे, बाद में अलग हो गए। अलग इसीलिए हो गए ताकि उनका चेहरा कॉमन मैन के साथ जुड़ सके। कांग्रेस के साथ रह के वो आंदोलन सक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन फंडिंग जॉर्ज सोरोस से लेके कांग्रेस की ही थी। बहुत बड़ा मराठा आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया था। बहुत बड़े नेता नजर आ रहे थे बिल्कुल हार्दिक पटेल की तरह, लेकिन अंततः उन्हें वास्तविकता समझ में आ गई और उन्होंने सरेंडर कर दिया। और कांग्रेस के वादों की पोल खुल ही चुकी है। उद्धव ठाकरे का हिंदू विरोधी चेहरा बिल्कुल सामने आ गया है, क्योंकि न तो वो वीर सावरकर का समर्थन कर पा रहे हैं ठीक से, न ही कांग्रेस की जो सनातन विरोधी मानसिकता है उसका काउंटर कर पा रहे हैं, न ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने जो 17 मांगे की हैं उसका ही खंडन कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के सबसे बुरा हाल तो उद्धव ठाकरे का होने वाला है, क्योंकि उनके सुपुत्र जिसको वो पिछली बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और भाजपा से इसीलिए लड़ बैठे थे। हालांकि एमबीए ने भी उनके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मन मार के ये खुद बने। और परिणाम क्या हुआ, जो 100 करोड़ प्रतिदिन वसूली करवा रहे थे, मुकेश अंबानी तक से वसूली करने का प्लान बनाया, उनके गृह मंत्री जेल में गए, वो आप सभी को मालूम है। सरकार उनकी कैसे गई, शिवसेना कैसे टूटी, एनसीपी कैसे टूटी, मालूम ही है। तो कुल मिला के ये इसलिए एमबीए हारेगी क्योंकि इनके पास कुछ भी बताने को है नहीं। और जिसका जो कोर वोटर है, विशेषकर शिवसेना उद्धव गुट का, वो तो कोर वोटर छिटक चुका है। एनसीपी का भी स्वाभाविक है, केवल मुस्लिम आधार है तो 17 मांगे वो मान रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हिंदू वोटों से तो हाथ धोना ही पड़ेगा। ये भी बात तो तय है, दोनों हाथों में तो लड्डू नहीं रह सकते। कोशिश तो यही थी कि इनको हम फूट डाल देंगे, अगड़ा पिछड़ा एससी एसटी। लेकिन उधर प्रकाश अंबेडकर जो कि भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के सुपुत्र हैं, उन्होंने बताया कि जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे तो दुबई में माफिया डॉन दाऊद से मिलने गए थे। तो ये हाल है शरद पवार का। और जो बम्बई बम कांड है 93 वाला, उसमें शरद पवार ने मुस्लिम मोहल्ले में अपनी तरफ से विस्फोट कराया था, यानी उनकी जानकारी में मुंबई विस्फोट हुआ था। कितने परिवार उजड़ गए। और इससे पहले तेलगी कांड में भी इनका जो फर्जी स्टैंप छपाने वाला घोटाला था, सबसे बड़ा उस दौर का था, उसमें शरद पवार का भी नाम आया था, दाऊद के साथ नाम आया था, नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट में भी नाम लिया था तेलगी ने इनका। खैर वो तो छोड़िए, अब वो कुछ नहीं। लेकिन चुनाव रोचक है, और बड़ा रोचक है कि उद्धव ठाकरे का सब कुछ इसमें खत्म होने वाला है, क्योंकि वो बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बरली से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके मुकाबले एक मजबूत कैंडिडेट जो उनसे हर मामले में आगे, उनका भी राजनीतिक रसूख बहुत बड़ा है और उसे बहुत अच्छी राजनीतिक समझ है। और आप उनका नाम जानते हैं, मिलिंद देवड़ा, मुरली देवड़ा के सुपुत्र, जो कि बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर थे। लेकिन मिलिंद देवड़ा भी बड़े नेता बन गए थे। जो राहुल गांधी के दोस्त थे उसमें मिलिंद देवड़ा, माधवराव सिंधिया, सचिन पायलट और यही सभी लोग हुआ करते थे। तो मिलिंद देवड़ा भी कद्दावर नेता हैं। तो आदित्य ठाकरे का चुनाव जीतना बेहद कठिन हो गया है, ये आप समझ लें। और वहाँ मुस्लिम आधार बरली में इतना अधिक नहीं है कि केवल मुस्लिम वोटों से वो जीत पाएँ। दूसरी तरफ एक और दिग्गज अबू आजमी सपा के, उनके मंसूबे कारगर नहीं हुए, वो मिलके चुनाव लड़ना चाहते थे, वो भी एमबीए को नुकसान पहुंचाएंगे। 15 सीटों पे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी लड़ा रही है और उनका उनसे एमबीए से गठबंधन नहीं हो पाया। अबू आजमी के खिलाफ भी एमबीए ने अपना कैंडिडेट दे दिया, हालांकि वो केवल उन्होंने दिखाने के लिए दिया क्योंकि हिंदू कैंडिडेट है, वो तो केवल हिंदू वोटों को काटने के लिए।
वहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। अबू आजमी लगातार 3 बार से वहाँ पर जीत रहे हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम चेहरा जो कि अबू आजमी से कमतर बिल्कुल नहीं है, नवाब मलिक। आपने नवाब मलिक को देखा, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अजीत पवार एनसीपी ने उनको खड़ा कर दिया है अबू आजमी के मुकाबले। और साथ में भाजपा ने हालांकि उनका विरोध किया, लेकिन उनकी बेटी सना मलिक के खिलाफ जो कैंडिडेट दिया था उसको अंततः महायुति ने विड्रा कर लिया। तो सना मलिक के लिए लाइन क्लियर हो गई, ग्रीन सिग्नल हो गया, ये अंदर खाना समझौता हो गया। अब नवाब मलिक अपना पराक्रम दिखा के अगर अबू आजमी को पराजित कर देते हैं, जिसमें कोई आश्चर्यजनक बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों का लिंक सीधे दाऊद से है और उनकी ताकत है। तो ये दोनों लोग अब लोहा से लोहा टकराएगा। और साथ में सुरेश पाटिल को जो दिया है शिंदे गुट ने भी, अजीत पवार के विरुद्ध भाजपा फडणवीस ने भी बोला और शिंदे ने सुरेश पाटिल को खड़ा कर दिया है अपनी तरफ से। उसको उन्होंने बोला हम नहीं नवाब मलिक को मानते हैं। और साथ में बाघमारे जो हैं, राजेंद्र बाघमारे, उसको शिवसेना उद्धव गुट ने भी खड़ा किया है। तो अबू आजमी का चुनाव रोचक अवश्य है, क्योंकि बहुत बड़बोले नेता हैं। लेकिन जो मुस्लिम भाईजान के ठेकेदार हैं, हैदराबादी ओवैसी, वो पूरी दमखम झोंक दे रहे हैं, क्योंकि इस बार मात्र इकलौती एक सीट वो खुद ही जीते हैं, बाकी वो कहीं से नहीं जीत पाए। इसलिए विधानसभा महाराष्ट्र में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हैदराबाद से हटके अगर कहीं उनकी ताकत है तो महाराष्ट्र में कुछ पॉकेटों में है, वहाँ वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। और एमबीए से उनका कोई समझौता नहीं हुआ है। तो कुल मिला के जितनी सीटों पर वो लड़ रहे हैं, अगर जीत जाएंगे तो सपोर्ट तो वो एमबीए को करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो तो जीतने की बात होगी। इस आपसी लड़ाई में उन सीटों पर स्वाभाविक है कि फायदा महायुति का होगा। तो महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में बिल्कुल क्लियर कट हमने विश्लेषण किया है कि लोकसभा में जो खटाखट टाइप के वादे, संविधान बदलने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात थी वो, और हिंदू वोट तो अब पूरी तरीके से योगी के नारे से कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे के नारे पर अमल करेगा ही। अब उसके बाद भी जो कुछ लोग हैं दोगले तो हर जगह होते हैं, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन एक बात तो है कि इस वोट में सनातनी अपनी ताकत अवश्य दिखाएंगे और परिणाम कोई टक्कर वाला नहीं होने वाला है, एकदम एक तरफा होगा, आराम से होगा। और इस चुनाव में जो है महायुति की सरकार अपनी दमखम से उसी अंदाज में बनेगी जैसे पिछली बार थी। हाँ, उससे कुछ सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगी। भाजपा अगर 2/3 बहुमत के साथ यानी महायुति महाराष्ट्र में सरकार बनाए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, बहुमत तो बहुत आसानी से हासिल कर लेगी, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर ने हवा निकाली शरद पवार की, हिंदू नाराज। साथ में मराठा आंदोलन को मनोज जरांगे ने जो खाद पानी कांग्रेस के और विदेशी फंड से किया था, उसकी हवा निकल गई। और 17 पॉइंट पर जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है, उसका भी सब पर्दाफाश हो गया है। तो कुल मिला के हिंदू महाराष्ट्र में अपना ताकत दिखा के महायुति की सरकार बनाएगा। कोई शक शुबा दूर दूर तक नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन विश्लेषण डिटेल में बाद में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर भी विश्लेषण करेंगे, जहां 13 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन अब वो 20 नवंबर को होगा। क्यों और उसकी वजह से क्या होगा। और एक सीट पर आपको मालूम है कि उस सीट पर चुनाव आयोग ने टाल दिया है, नहीं तो 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होता, लेकिन 9 पे ही हो रहा है। तो ये आपको विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखें
और उसी आधार पर हम राजनीति पे वीडियो बनाएं, ताकि आपका जो प्रोत्साहन है वो हमको इस मामले में बल देगा। नहीं तो हम तो पेंशनर भाइयों के लिए अपने वीडियो अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।